And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about Act East policy of India, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर अलॉन्ग विथ एम्बेसडर ऑफ जापान मिस्टर सातोशी सुजुकी हैज़ विजिटेड गुवाहाटी सिटी। यहाँ आप इमेज भी देख सकते हैं वेयर बोथ ऑफ देम आर सिटिंग अलॉन्ग विथ चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। और जो ये विजिट का पर्पस था दैट वाज टू इवैल्यूएट एंड एक्सप्लोर द प्रोग्रेस इन जीका मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी। तो ये जीका मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट गुवाहाटी शहर का है क्या, इसको पहले समझते हैं। देखिए, जीका का फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एंड इट इज़ पार्ट ऑफ ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ जापान। तो पहले समझते हैं ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस क्या चीज़ होती है। देखिए, इट इज़ ए काइंड ऑफ लो इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स ऑफर्ड बाय जापान। इसी को कहते हैं सॉफ्ट लोन। जो लोन हार्ड लोन्स उनको कहते हैं जिस पे हाई इंटरेस्ट होता है। सॉफ्ट लोन्स वो होते हैं जिन पे इंटरेस्ट लो होता है और लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलता है। और इस तरीके का लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट लोन जापान ऑफर करता अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ को अंडर ए प्रोग्राम नोन एज ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ जापान। और इसी तरीके का एक ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जापान चला रहा है जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जरा बात को ध्यान से समझिए, दुनिया के कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम चलाती हैं। इनफैक्ट यूएस भी चलाता है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी चलाती हैं। और इस ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम में ये लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ को या एलडीसीज़ को, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को पैसा देते हैं ताकि वो कंट्रीज़ अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप कर पाए। कई दफ़ा इस ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कोहर्स द अदर कंट्री टू एक्ट इन लाइन विद द डिज़ायर्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। तो मतलब इसका एक स्ट्रेटजिक इस्तेमाल भी होता है। इसको आप कह सकते हैं मनी पावर या चेक बुक डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। जापान भी इस तरीके के ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम चला रहा है। उस ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम का नाम है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और जीका के प्रोजेक्ट्स कई सारे हमारे देश में चल रहे हैं। गुवाहाटी के अंदर जीका के दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो आपको एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जानने चाहिए। पहला प्रोजेक्ट है रिगार्डिंग सीवेज एंड सैनिटेशन, दूसरा प्रोजेक्ट है रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। और ये दोनों ही प्रोजेक्ट गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रन कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से ये प्रोजेक्ट अभी तक चल ही रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा इस विजिट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट एक्ट्स लाइक अ गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जिनको लेकर के भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है। तो इसी डेवलपमेंट की मदद से हम लोग एक बार फिर से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को रिवाइज़ कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले भी कई दफ़ा कवर किया हुआ है, तो समझते हैं। देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहले जो पॉलिसी थी वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी, बट लुक ईस्ट वाज अपग्रेडेड इनटू एक्ट ईस्ट इन 2014 अंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी देखते हैं। देखिए, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड भी समझते हैं। 1991 तक, जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, तब तक यूएसएसआर वाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, इनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कमज़ोर हो गई, उसके बाद और इंडिया में भी एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए अंडर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद से इंडिया के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन का दौर आने लगा, ग्लोबलाइजेशन का दौर आने लगा और यूएसएसआर वैसे भी डिक्लाइन हो गया था, तो उसके बाद इंडिया स्टार्टेड टू लुक फॉर अदर मार्केट्स, अदर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज अदर मार्केट्स जहाँ पे इंडियन अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने 1991 में दो पॉलिसी अब चलाई, लुक ईस्ट पॉलिसी टू
प्रमोट ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये सारे 10 कंट्री साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। एंड लुक वेस्ट पॉलिसी टू प्रमोट ट्रेड विथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़, तो ये हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया और लुक वेस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके थिंक वेस्ट पॉलिसी बना दी। एक बात आपको और जाननी चाहिए कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी भारत सरकार ऑफिशियली उसका नाम अनाउंस नहीं करती है, वो भारत सरकार के अप्रोच के बेसिस पे जो मीडिया हाउसेस हैं वो उनको अलग अलग नाम देते हैं। तो ऐसी कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है जो कहे कि भारत सरकार की पॉलिसी है लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट। उनके अप्रोच के बेसिस पे नए नए नाम डेवलप होते हैं। तो अभी के टाइम में जो हमारी पॉलिसी है रिगार्डिंग साउथ ईस्ट एशिया वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट का पॉलिसी के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले लुक ईस्ट जो एक्ट ईस्ट का प्रिकर्सर था उसको देखते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लुक ईस्ट में मेनली फोकस था इन 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पे, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। लेकिन इन 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड प्रमोट करने का मेन हमारा पर्पस था अंडर लुक ईस्ट पॉलिसी। और लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण धीरे धीरे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड्स डेवलप भी हुए। आप देखिए कि लुक ईस्ट पॉलिसी जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम में इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में ट्रेड लगभग $2 बिलियन का होता था। और धीरे धीरे हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जिनको हम आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ भी कहते हैं, उनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 2010 में। और जो हमारा म्यूचुअल ट्रेड $2 बिलियन का हुआ करता था व्हेन वी स्टार्टेड लुक ईस्ट पॉलिसी, वो बढ़ करके $72 बिलियन का हो गया बाय 2017-18। सो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट एज फार एज आर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया इज कंसर्न। इन दैट कॉन्टेक्स्ट लुक ईस्ट पॉलिसी इज क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन फिर 2014 में वी अपग्रेडेड लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट। और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मेनली 2 डिफरेंसेस हैं। पहला तो लुक ईस्ट मेनली फोकस्ड ऑन दीज आसियान कंट्रीज, जो 10 आसियान कंट्रीज हैं इन पे लुक ईस्ट फोकस करता था। बट एक्ट ईस्ट पॉलिसी में फोकस विल बी ऑन इंटायर ईस्ट एशियन समिट कंट्रीज। तो ईस्ट एशियन समिट कंट्रीज कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। ये 10 आसियान कंट्रीज तो हैं ही हैं, उसके अलावा देर आर 8 मोर मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया समिट। वो 8 मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया एंड यूएस। तो अब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी होगी उसमें इन सारे कंट्रीज़ पे फोकस रहेगा। That is the first difference between Look East and Act East. Now more countries have been included under Act East policy. Second, Look East policy mainly focused on economic integration with साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। लेकिन अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में देयर विल बी फोकस ऑन अदर डायमेंशंस एज वेल। फॉर एग्जांपल देयर विल बी पीपल टू पीपल टाइज, जिसको हम लोग कल्चरल इंटीग्रेशन कहते हैं। देयर विल बी मोर एंड मोर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स। देयर विल बी मैनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स विल बी टेकन अप, जैसे IMT ट्राइलेटरल हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स। तो देयर विल बी कैपेसिटी बिल्डिंग, एक दूसरे के साथ हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे, स्किल प्रोग्राम चलाएंगे, नेवल एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम दिया है 4 C's। पहले सिर्फ फोकस था कॉमर्स पे इन लुक ईस्ट, नाउ देयर विल बी फोकस ऑन 4 C's। देयर विल बी फोकस ऑन कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी building. So that is the main difference between Look East and Act East policy. एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे IMT ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है। IMT में I स्टैंड्स फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार एंड T फॉर थाईलैंड। इस तरह का हाईवे बनाया जा रहा है फ्रॉम मोरे टू मांडले टू यंगोन टू माईसोट इन थाईलैंड। उसके अलावा गुवाहाटी सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए नोडल सिटी फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। क्वाड ग्रुप कैन ऑल्सो बी सीन एज ए डेवलपमेंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें 4 कंट्रीज US, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर बिल्डिंग देयर strategic partnership in order to contain aggressive rise of China in Indo-Pacific region। तो ये सारे डेवलपमेंट्स ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माने जा सकते हैं। देखिए लुक ईस्ट में फोकस था सिर्फ कॉमर्स पे, एक्ट ईस्ट में आप देखिए फोकस कनेक्टिविटी पे भी है, एक्ट ईस्ट में देखिए फोकस सिक्योरिटी पे भी है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about 3 recent Mars mission. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. So context समझते हैं। तो देखिए
द डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों के आसपास ऑन फ्राइडे नासा का जो परसीवरेंस मिशन है वो मार्स पे लैंड कर जाएगा। लगभग परसों के टाइम में जब हमारे देश में रात के 2 बज रहे होंगे या सुबह के 2 आप कह सकते हैं फ्राइडे को, उस टाइम में लगभग आसपास नासा का यह परसीवरेंस मिशन मार्स पे लैंड कर जाएगा, मार्स के सरफेस पे। एंड एक्चुअली इट इज़ अ रोवर मिशन, तो वो मार्स के सरफेस पे लैंड करने के बाद उस पर रोल भी करेगा। ऐसे मिशन को हम कहते हैं रोवर मिशन। इसके अलावा 2 और मिशन मार्स पे हाल फिलहाल में भेजे गए हैं, यूएई की होप मिशन और चाइना की तियानवेन-1 मिशन। सारे मिशंस के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतने सारे मिशंस ऑन मार्स हाल फिलहाल में भेजे क्यों गए हैं। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि देखिए, दोनों अर्थ और मार्स दोनों ही प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और अर्थ को रिवॉल्व करने में अराउंड द सन लगभग 365 डेज़ लगते हैं पूरे एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, जबकि मार्स को लगभग 687 डेज़ लगते हैं पूरे एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि लगभग 26 महीनों के बाद आफ्टर एवरी 26 मंथ्स इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बनता है जब हमारा अर्थ और मार्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अदरवाइज दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस बनी रहती है, लेकिन आफ्टर एवरी 26 मंथ्स इस तरीके का कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनता है व्हेन द मार्स इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ। और वो जब कॉन्फ़िगरेशन बनता है उस टाइम में मार्स मिशन भेजे जाते हैं अर्थ से मार्स के ऊपर, ताकि कम से कम फ्यूल लगे। अगर मान लो अर्थ यहाँ पे है और मार्स इधर है, उस टाइम में अब मार्स मिशन भेजना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इतना दूर तक हमें इम्पल्स दे पाना, थ्रस्ट दे पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके की विंडो हर एक 26 मंथ्स में ओपन होती है जब मार्स मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आया तब मार्स मिशन लॉन्च कर दिया। जब इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है मार्स मिशन लॉन्च करते हैं। और इसी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बना था लास्ट ईयर मई 2020 में, और उसी टाइम में फिर 3 इस तरह के मार्स मिशन भेजे गए। नासा ने भेजा परसीवरेंस, चाइना ने भेजा तियानवेन-1 और होप मिशन भेजा यूएई ने। ऐसा लेकिन पहली बार हुआ है कि एक पर्टिकुलर विंडो में जब मार्स मिशन भेजे जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर विंडो में 3 मार्स मिशन भेजे गए हैं। अदरवाइज ऐसा कभी भी मार्स मिशन की हिस्ट्री में हुआ नहीं है। अब मार्स पे अब तक कौन कौन से मिशंस जो हैं वो एग्जिस्टिंग हैं, जो अभी तक फंक्शनल हैं, उनको देखते हैं। तो देयर आर 10 स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट स्पेस एजेंसी दैट आर स्टिल फंक्शनल अराउंड मार्स। देखिए, एक बात तो पहले आपको पता है ना कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिशंस। एक होता है ऑर्बिटर मिशन, जो जा करके सिर्फ ऑर्बिट करता है अराउंड द प्लैनेट, इसको कहते हैं ऑर्बिटर मिशन। वो ऑर्बिट करके प्लैनेट के इमेजेस निकालता है, वो होता है ऑर्बिटर। दूसरा होता है लैंडर, जो लैंड करता है किसी भी प्लैनेट के ऊपर और वहाँ से फिर कुछ सैंपल लेकर के वापस आ सकता है, उसको कहते हैं लैंडर। एक होता है रोवर मिशन, जो लैंड तो करेगा ही, धीरे धीरे फिर उस पर रोल भी करेगा, इसको कहते हैं रोवर मिशन। जो रोल करके अलग अलग जगहों पे घूम करके वहाँ से अलग अलग जगहों से सैंपल लाता है, उसको कहते हैं रोवर मिशन। अब देखते हैं एक एक करके जो 10 फंक्शनल मिशंस हैं मार्स के ऊपर, उनको एक एक करके समझते हैं। तो नासा के एक लैंडर मिशन है मार्स इनसाइट, उसके अलावा एक रोवर मिशन है क्यूरियोसिटी, ये दोनों अभी तक ऑपरेशनल हैं। उसके अलावा नासा की 3 ऑर्बिटर मिशन है जो ऑपरेशनल है, मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी एंड माविन। सबके नाम याद मत करो, जो करंट न्यूज़ में उनको याद करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा जान लो कि नासा के टोटल 5 मिशन अभी तक फंक्शनल और छठा परसीवरेंस लगभग परसों के दिन पे यानी कि डे आफ्टर टुमारो फंक्शनल हो जाएगा। द 6th मिशन ऑफ नासा that is Perseverance which is a rover mission will land on Mars the day after tomorrow। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के 2 ऑर्बिटर मिशन हैं, मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। यूएई का होप मिशन है विच इज़ एन ऑर्बिटर मिशन दैट हैज़ इंटर्ड इनटू ऑर्बिट ऑफ मार्स वेरी रिसेंटली, ये पिछले साल मई में भेजा गया था। और इसके साथ ही ये जो होप मिशन है ये दुनिया का पहला ऐसा मार्स मिशन है जो किसी मुस्लिम कंट्री द्वारा भेजा गया हो। उसके अलावा हाल फिलहाल में चाइना ने भी ये तियानवेन-1 रोवर मिशन भेजा है मार्स के ऊपर, और उम्मीद है कि ये जो तियानवेन-1 रोवर मिशन है चाइना का दैट विल लैंड ऑन मार्स इन अपकमिंग मई 2021। उसके अलावा इंडिया का तो आपको पता ही है, इंडिया ने मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था जिसको हम लोग मंगलयान नाम से भी जानते हैं। इस पर मूवी भी बनी थी अक्षय कुमार की।
और ये मिशन 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था विथ आवर लॉन्च व्हीकल PSLV C-25 एंड दैट वेंट इनटू द ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन 24 सितंबर 2014। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि इंडियाज मार्स मिशन और मंगलयान मिशन वाज एन ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। द आंसर इज वेरी सिंपल, इट वाज एन ऑर्बिटर मिशन। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It talks about virtual currency and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian economy point of view. So सबसे पहले समझते हैं कि virtual currency होती क्या है। देखिए, it is a kind of digital currency that is formed or available only in electronic form. मैं आपको पहले सिंपल तरीके से समझा देता हूँ ये सिस्टम ये कैसे काम करता है। देखिए, जैसे आप अपना डेस्कटॉप लेकर के बैठे हैं या कोई भी आप हेवी मशीनिंग वाली लैपटॉप लेकर के बैठे हैं, वहाँ से आप माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग करके आप डिजिटल करेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। माइनिंग मतलब हाई लेवल की कोडिंग करके आप डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। लेकिन एक बार जब वो डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। अब अलग अलग तरीके के डिजिटल करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन है, लाइट कॉइन है। तो एक बार अगर आपने डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस कर दी तो फिर आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में ख़रीद बेच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि आप इतनी हाई फाई लेवल की कोडिंग नहीं कर सकते, आपके पास उतना बढ़िया सिस्टम नहीं है। तो फिर जाकर के आप वो डिजिटल करेंसी इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीद सकते हैं बाय पेइंग समथिंग इन रुपी और एनी अदर करेंसी। अभी ये डिजिटल करेंसी को लेकर के कई सारे डाउट्स हैं, उनको एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला डाउट ये हो सकता है कि ये जो वर्चुअल करेंसीज होते हैं जैसे बिटकॉइन या लाइट कॉइन, इनकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी कि एक बिटकॉइन की कितनी वैल्यू है। तो देखिए, कोई अथॉरिटी तो है नहीं, दुनिया भर में कोई भी एजेंसी नहीं है जो इनकी वैल्यू डिटरमाइन करे। इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं हाई फाई लेवल की कोडिंग करके, ये माइनिंग करके, कुछ एक लोग बिटकॉइन या अलग अलग तरह की डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी सब लोग इसको खरीदते हैं। तो इस कारण से मार्केट में एक डिमांड और सप्लाई की सिनेरियो बनी हुई है। सम पीपल आर बाइंग इट, सम पीपल आर सेलिंग इट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दीज डिजिटल करेंसीज उनकी वैल्यू डिटरमाइन होती है। आप इस तरह से जाकर के, मान लो कि बिटकॉइन आपको खरीदना है, तो आप इस तरह से जाकर के आप बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप गूगल पे अब अपना भीम ऐप पे आप अकाउंट बनाते हैं, UPI अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जाकर के आप बिटकॉइन के वेबसाइट पे आप जाकर के अकाउंट बना लेंगे। अब अगर आप माइनिंग करके खुद की बिटकॉइन नहीं बना सकते तो फिर आपको यहाँ पर जाकर के बिटकॉइंस खरीदने होंगे। इस तरीके से दुनिया के कई सारे लोग खरीद रहे हैं बिटकॉइंस और उसके बेसिस पे इसकी प्राइस डिटरमाइन हो जाती है। अभी दूसरा क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि हु वैलिडेट्स द ट्रांजैक्शन। अगर मान लो मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है बैंक के थ्रू, तो उसमें तो बैंक वैलिडेट करता है। मान लो मुझे A से B के अकाउंट में, मान लो मैं A हूँ और मुझे B के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये ट्रांसफ़र होता है किसी एक बैंक के थ्रू। मान 1 लाख रुपए इस बैंक में जाएंगे, इस बैंक से फिर ये मेरा बैंक होगा और मेरे बैंक से B के अकाउंट में जाएंगे ये पैसे। तो इस तरीके से बैंक जो सिस्टम होता है हमारे A और B के बीच में, वो इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है। उससे पता चल जाता है कि ये ट्रांजैक्शन सही है। लेकिन बिटकॉइन के केसेस में या किसी और डिजिटल करेंसी के केसेस में, आई होप अभी तक ये बात तो आपको क्लियर है कि बिटकॉइन इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल करेंसी। देयर आर मैनी मोर सच वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी जैसे कि लाइट कॉइन एंड देयर आर मैनी मोर। तो बिटकॉइन उसमें से सबसे पॉपुलर है। अब वापस इस मुद्दे पे आते हैं कि क्वेश्चन ये है कि हु विल वैलिडेट दिस ट्रांजैक्शन। आखिर क्या गारंटी कि कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन वैलिडेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इन वर्चुअल करेंसीज में। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से काइंड ऑफ पीयर टू पीयर रिव्यू। इस फिगर की मदद से समझते हैं पीयर टू पीयर रिव्यू क्या है। देखिए, कोई सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है, कोई भी बैंक नहीं, कोई RBI नहीं, कैसे कोई भी ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज़ किया जाता है वो समझते हैं, वैलिडेट किया जाता है वो समझते हैं। देखिए, मान लो A के अकाउंट से B के अकाउंट में 1 लाख रुपए जाने हैं। पहले वाले केस में तो बैंक वैलिडेट करता था, इस केस में होगा क्या, एक अकाउंट से B के अकाउंट में 1 लाख रुपए जाने हैं। तो जब A B के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेगा तो इसके 3 लेजर जनरेट होंगे, मतलब 3 अलग अलग लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगा।
और वो तीनों लोग जब इसको ऑथोराइज करेंगे कि हाँ इतने ट्रांसफ़र हुए हैं, देन ओनली दिस ट्रांजैक्शन विल बी वैलिडेटेड, तभी जाकर के ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसी को कहते हैं ब्लॉक चेन। ये फिगर देख लो, ये फिगर देख लो, हर एक ट्रांजैक्शन से 3 अलग अलग लोगों के पास ये लेजर जनरेट होता है। फिर इस इंसान को एक ट्रांजैक्शन करना होगा इससे इसके पास, तो 3 अलग अलग लेजर जनरेट होगा। जैसे ये ट्रांजैक्शन में ये 3 लेजर जनरेट हुए। अब ये तीनों जब वैलिडेट कर देंगे तब जाकर के ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से ये हर एक ट्रांजैक्शन के लिए 3 लेजर जनरेट होंगे। जब तीनों ऑथराइज कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे, तब जा कर के ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। इसको कहते हैं पीयर टू पीयर रिव्यू। मतलब मैंने आपका रिव्यू कर दिया, आपने मेरा रिव्यू कर दिया, और नाम तो किसी को किसी का पता रहता नहीं है, खाली ओवरऑल वर्चुअल नाम पता रहता है। जैसे मैं अपने नाम से वो अकाउंट नहीं चलाऊँगा, वो नाम कुछ भी वर्चुअल नाम आप रख सकते हैं, ABCD कुछ भी रख सकते हैं। बस वो ट्रांजैक्शन का लेजर जनरेट होगा, एंड दैट लेजर वंस वैलिडेटेड देन ट्रांजैक्शन विल हैपन। Once, as I said, once verified by all 3, then the transaction will be completed and a record is maintained. इसी को कहते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। मैंने काफ़ी सरल शब्दों में बताया है, काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताया, बट मोर और लेस यही थीम। अगर आप इतना समझ के चलते हैं तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। इस तरीके के हर एक ट्रांजेक्शन से ब्लॉक चेन क्रिएट होते रहते हैं और उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से कोई भी ट्रांजेक्शन वैलिडेट होता है क्रिप्टो करेंसीज में, वर्चुअल करेंसीज में या डिजिटल करेंसीज में। तीनों एक ही बातें हैं मोर और लेस। तो बिटकॉइन इज़ अ टाइप ऑफ दिस वर्चुअल करेंसी जिसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर वैलिडेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिजिटल करेंसीज हैं अलग अलग तरीके के, उनका इंडिया में क्या स्टेटस है या पूरी दुनिया भर में स्टेटस क्या है। देखिए अब इनके स्टेटस को लेकर के काफ़ी डायलेमा। स्टेटस एज इन कि ये लीगल हैं कि नहीं हैं, क्या हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनको लेकर के काफ़ी डायलेमा है। कुछ दिनों पहले पिछले साल चाइना ने इस तरीके की डिजिटल करेंसी, अपनी देश की खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, लेकिन कई सारे देशों में इंक्लूडिंग इन इंडिया देयर आर डाउट रिगार्डिंग यूज ऑफ डिजिटल करेंसी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल करेंसी। क्योंकि अभी मान लीजिए मुझे कुछ सामान खरीदना है तो मैं रुपए में पेमेंट कर सकता हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मैं वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन में पेमेंट कर सकता हूं, क्या सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। क्या मैं नहीं कर सकता हूं वो भी पता नहीं है, क्या मैं कर सकता हूं वो भी पता नहीं है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए हुआ क्या था कि 2018 में RBI ने एक सर्कुलर नोटिस करके ये डिक्लेयर कर दिया था कि बिटकॉइंस या और भी कोई भी वर्चुअल करेंसी का ट्रांजैक्शन इलीगल होगा, दैट विल बी बैंड। और RBI के इस बैन के पीछे कई सारे कारण थे। पहला कारण था वोलेटिलिटी इन प्राइस। जो बिटकॉइंस या इन सब चीज़ों का प्राइस कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी तो डिटरमाइन करती नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मार्केट्स डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। आज आपने बिटकॉइन खरीदा मान लो 1 लाख रुपए का, कल उसकी वैल्यू घट के 10,000 रुपये हो सकती है या बढ़ के 2 लाख रुपये हो सकती है। देयर इज़ ह्यूज वोलेटिलिटी, देयर इज़ लैक ऑफ रेगुलेशन। कोई भी सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल गवर्नेंस जैसा सिस्टम नहीं है जो इन सारे डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट करे। इस कारण से इससे रिलेटेड कई सारे थ्रेट्स हैं, जैसे साइबर अटैक हो सकता है, बैंक फ्रॉड्स हो सकता है। उसके अलावा ये जो डिजिटल करेंसीज है उनका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज होता है टेरर फाइनेंसिंग के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। क्योंकि देखो जिसको ड्रग खरीदना है, जिसको आर्म्स एम्यूनेशंस खरीदना है, टेरर ग्रुप को फाइनेंस करना है, उसके लिए तो किसी भी नॉर्मल करेंसी में, रुपए में, डॉलर में ट्रांजेक्शन करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन बैंक्स के थ्रू होता है और बैंक के थ्रू इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए ट्रांजेक्शन होगा तो तुरंत वो बैंक्स वो रेज कर देंगे इशू कि ये टेरर फाइनेंसिंग का इशू है और फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस पकड़े जाएंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह के जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डिजिटल करेंसीज का, और यही कारण है कि RBI ने इन सारे करेंसीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था 2018 में। लेकिन धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। चाइना ने अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी, अलग अलग देश जो हैं वो धीरे धीरे इसको अपनाते जा रहे हैं, इसके ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह की करेंसी में खर्चा कम है और एफिशिएंसी ज़्यादा है, बैठे बैठे आराम से डिजिटल पेमेंट होता रहेगा। देयर इज़ नो एनी हैसल इंगेज्ड और इन दिस ट्रांजेक्शन। लेकिन भारत सरकार अभी भी कंफ्यूज है। आई वुड से भारत सरकार की अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि
आरबीआई ने बैन कर दिया। फिर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्चुअल करेंसी पे पूरी तरह से बैन नहीं लगाना चाहिए, देयर शुड नॉट बी अ कंप्लीट बैन, देयर शुड बी प्रोपोर्शनेट एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई को ये पूरी तरह से बैन ना करके उसको रेगुलेट करना चाहिए वर्चुअल करेंसीज को। जब पूरी दुनिया भर में वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है तो इंडिया क्यों पीछे रहे? इंडिया को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम कैसे वर्चुअल करेंसी को यूज में ला सकते हैं अपने देश के अंदर। इस तरीके का डायरेक्शन दे दिया आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने। अब बिटकॉइंस या और भी डिजिटल करेंसीज को लेकर के हमारे देश में कई सारी अनसर्टेनिटी डेवलप हो गई है जो क्लियर नहीं अभी तक। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आर बिटकॉइंस लीगल इन इंडिया? आई वुड से द स्टेटस इज अनक्लियर। आरबीआई ने बैन किया 2018 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद अब इसका स्टेटस डाउटफुल है। दूसरा सवाल उठता है कि हाउ कैन वन बाई बिटकॉइंस इन इंडिया? तो आप किसी भी इस तरह का प्लेटफॉर्म है बिटकॉइन खरीदने के लिए, कॉइन सीजर, जेब पे, यूनो कॉइन, वहाँ जाकर के आप जैसे अपना यूपीआई अकाउंट बनाते हैं भीम का, गूगल पे का, पेटीएम का, वैसे यहाँ अकाउंट बना करके आप पैसे डाल करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग देखो 36 लाख रुपए का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम इंसान बिटकॉइन खरीद नहीं सकता। आप एक बिटकॉइन का फ्रैक्शन भी खरीद सकते हैं। आप 0.00001 बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं। मतलब आप 500 रुपये, 1000 रुपये का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं बाय गोइंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। और बिटकॉइन से फ़ायदा कैसे होता है? जब बिटकॉइन की मान लो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक वैसे ही जैसे शेयर बाजार में, स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, ऐसे शेयर्स को खरीदने से जिसकी प्राइस बार बार बढ़ती है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि लोग खरीदते बेचते क्यों नहीं है? वाई बिटकॉइन इज़ नॉट सो फ्रिक्वेंटली बॉट एंड सोल्ड इन आवर कंट्री? इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि बिटकॉइन खरीद तो आप सकते हैं, लेकिन एक बार जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ गई तो बिटकॉइन को बेचने के लिए आप डायरेक्ट बैंक्स को बेच नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 बिटकॉइन पड़े हैं तो आप बैंक में जमा करके, और बिटकॉइन एक बिटकॉइन का दाम है 36 लाख रुपए, तो आप 10 बिटकॉइन बेच करके 3.5 करोड़ रुपए ले लेंगे, 3 करोड़ 60 लाख ले लेंगे बैंक से, क्योंकि बैंक्स डू नॉट एक्सेप्ट बिटकॉइन अकॉर्डिंग टू और एनी अदर डिजिटल करेंसी अकॉर्डिंग टू आरबीआई सर्कुलर। यहीं पे सबसे बड़ा कैच है और इसी कारण से लोग खरीदते बेचते नहीं है ये वर्चुअल करेंसी अभी तक इंडिया में, तो खासकर क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द बैंक्स। तो अगर आपको उसको फिजिकल करेंसी में कन्वर्ट कराना, अगर आपको इसको रुपए में या डॉलर में कन्वर्ट कराना है तो आपको इस क्रिप्टो करेंसी के सेंटर पे जाना होगा, एक्सचेंज सेंटर पे जाना होगा। और इस तरह के एक्सचेंज सेंटर बहुत कम है इंडिया में तो, और उनकी भी क्रेडिबिलिटी काफ़ी डाउटफुल है कि वहाँ पे जाकर के आपको रियल सेंस में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। ये सब चीज़ें काफ़ी अभी सिस्टम जो है वो रेगुलराइज्ड नहीं है, और यही कारण है कि बिटकॉइन के लगातार दाम बढ़ने के बावजूद भी हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो इसको खरीदते बेचते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट रेडली चेंज इनटू रुपी। आराम से इसको आप बैंक में जमा करके रुपया नहीं ले सकते। ये इतना न्यूज़ में क्यों है? हाल फिलहाल में इतने सारे इस पे आर्टिकल क्यों आ रहे हैं वो भी समझते हैं। देखिए, एलॉन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, आपको तो पता ही होगा, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उन्होंने अनाउंस किया कि वो $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइंस में। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब इसके साथ ही एक बात तो तय हो गई कि बिटकॉइंस के दाम बहुत बढ़ेंगे, और जैसा कि इन्होंने अनाउंस किया उसके बाद से ही लोग खरीदने लगे कि भाई बिटकॉइन के दाम बढ़ने वाले हैं तो पहले हम बिटकॉइन खरीद लेते हैं। और बस इन्होंने इतना अनाउंस किया नहीं कि लोग बिटकॉइन खरीदने लगे, और बिटकॉइन खरीदने के कारण लोगों के डिमांड इतना बढ़ गया कि आज के टाइम में बिटकॉइन लगभग पिछले 10 दिनों में बिटकॉइन की प्राइस लगभग 30% तक राइज हुई है। नाउ बिटकॉइन हैज़ क्रॉस्ड अ वैल्यू ऑफ $51,000। एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको लगभग 36 से 37 लाख रुपए लगाने होंगे। तो ये एलॉन मस्क के इस स्टेटमेंट के बाद से ये बिटकॉइन के प्राइस इतने पिकअप कर गए हैं, और इसके बाद से लगातार बिटकॉइंस पे आर्टिकल आ रहे हैं, जिस कारण से मैंने आज ये कवर किया। बिटकॉइंस एलॉन मस्क ने यह भी अनाउंस किया कि जो टेस्ला की गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, उनको बेचने के लिए वो बिटकॉइंस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो रुपए डॉलर तो वो हैं ही हैं, टेस्ला की गाड़ियां फ्यूचर में हो सकता है कि आप बिटकॉइन देकर के भी खरीद पाएँ। इस तरह के अनाउंसमेंट के बाद बिटकॉइंस के प्राइसेज एकाएक से सर्ज कर गए हैं। The next article is taken from Assam segment. It is about Dhubri-Fulbari Bridge. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. सो करंट न्यूज़ क्या है पहले वो देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है धुबरी फुलबारी ब्रिज का, और कल यानी कि 18 फरवरी को भूमि पूजन करेंगे माजुली ब्रिज का। दोनों ब्रिज के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, धुबरी फुलबारी ब्रिज जो है, इट इज़ अ 4 लेन ब्रिज ऑफ
that connects Dhubri on the north bank, इस साइड में धुबरी है, and फुलबारी on the south bank, and it is on the highway number or national highway number 127B, and it will connect Dhubri of Assam from Fulbari of Meghalaya. वेरी इंपॉर्टेंट, हाईवे नंबर याद रखना एग्जाम, पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके अलावा माजुली ब्रिज का कल भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. इट इज़ लोकेटेड ऑन हाईवे नंबर 715K एंड विल कनेक्ट नीमाती घाट ऑन जोरहाट साइड एंड कमलाबारी ऑन माजुली साइड. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 413 to 415. Topic number 413 is about Prachya Sansawali. It was edited by Dr. Maheshwar Niyog, and Dr. Maheshwar Niyog is well known epigrapher of Assam. Epigraphy means study of inscription. Please attempt this question based on topic number 413. Topic number 414 is about Jorhat Stadium. It is the oldest stadium of Assam. It has earthen galleries which was designed by late Abani Mohan Chaudhary. Please attempt this question based on topic number 414. Topic number 415 is about terracotta work of Assam. Dhubri is popular for its terracotta products. In Assam, Asari Kandi village of Dhubri is hub of terracotta products. Please attempt this question based on topic number 415. This is the answer of question number 410 to 412 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. वैल्यू एडेड टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज अप्लाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड जियो स्पेशियल सेक्टर के जो नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इट विल बी डी रेगुलेटेड. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कैन कैप्चर ओनली डायनेमिक इंफॉर्मेशन. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इट कैन कैप्चर स्टैटिक इंफॉर्मेशन एज वेल. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.